तो हेलो, मैं फिर से आ गया हूँ और दोबारा से मैं रोना तो रोऊंगा ही, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। 90% है जो वीडियो के मज़े लूटते हैं और बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, जब देखना ही है। और आज का जो मूवी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और IMDb रेटिंग है इसकी 8.9। साथ ही साथ रॉटन टमाटो में भी हाईएस्ट परसेंटेज फाड़ चुका है, 95%। तो कहानी है कोरिया के उस भाग की जो धीरे धीरे जापान के लोगों में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो जापानीज़ बनना चाह रहे हैं। और फिर ऐसे अनाथालय की कहानी है जहाँ पे कुछ अनाथ लड़कियाँ हैं जो कि अनाथ बच्चों को पालती हैं। तो इस तरीके से मूवी ये हमें तो मूवी आई थी 2016 में, और हमें जो दिखाया गया है कोरिया वो दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर से पहले का, यानी कि 1930 से पहले का। तो इस तरीके से एक लड़की जा रही होती है एक जगह पे वीरानियों में, जहां उसे एक नेकलेस भी मिला हुआ है। और फिर मूवी हमें आगे आगे बढ़ के दिखाती है कि वो उस मैंसन में पहुंच जाती है, और मैंसन में पहुंचने के बाद जो दरबान रहता है वो उसे घर के अंदर एंट्री करने देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस घर में एंट्री करती है, और अब से ये घर और ये मैंसन बोल लीजिए ये उसी का ही है। मैंसन के अंदर जाते ही लड़की का दिमाग घूम जाता है। इतनी ज़्यादा जायदाद और दौलत उसने कभी नहीं देखी थी एक साथ, और वो सोचती है कि क्या किस्मत पाई है जो इस घर में काम करने को मिला है। उसके बाद उस घर की पुरानी लेडी उसे उसका रूम दिखाती है, और साथ ही साथ बताती है कि जब भी बैल बजेगी तो उसे उस बैल की बजाने वाली, यानी कि जो लेडी है उस घर की, जिसकी ये पूरा फॉर्च्यून है, ये पूरा घर जायदाद उसकी है, तो उन्हें उनके पास जाना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही रात को बैल बजती है। वो लड़की जाती है उस लेडी के कमरे में, और वो बड़े प्यार से उस लेडी को देखती है कि आखिर रात को उन्होंने बैल क्यों बजाई। तो उन्हें अचानक से ही बैल बजा दी थी, और फिर वो उस लेडी से मिलती है जो इस घर की मालकिन है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इंटरव्यू के चलते, या फिर यूँ बोल दीजिए वार्तालाप के चलते, वो लेडी अपनी ज्वेलरी को देख रही होती है, और साथ ही साथ उन्हें एक रेफरेंस लेटर मिला हुआ रहता है काउंट से। और ये काउंट के बारे में मूवी में बाद में दिखाया गया है। एक्चुअल में काउंट उसे वो लेटर देता है, और काउंट एक धोखे मैन है, जबकि वो कोई काउंट कून नहीं है, वो तो एक कॉन मैन है। और क्योंकि वो कॉन मैन है तो वो जाता है उस अनाथालय में जहाँ ये अनाथ बच्चों को पकड़ के पालते हैं, और उन्हें भी बड़ा होकर चोरी चकारी ही सिखानी है। यानी कि जो वो दासी उस लेडी की मदद के लिए, हैंड मेडन के लिए गई थी, वो एक्चुअल में एक चोर थी, और वो अनाथालय में बच्चों को पालती थी, साथ ही साथ उन्हें बड़ा करके चोरी करना सिखाती थी, और वो खुद भी एक चोर ही थी। तो ये जो काउंट जिसके रेफरेंस से वो लेटर लेकर उस घर में गई थी, तो ये काउंट वहाँ उसे सिलेक्ट करने आया था, और वो सिलेक्ट करके उसे वहाँ से लेके भी जाता है, क्योंकि ये उसे बहुत ही भोली भाली सी लगती है। इसका नाम है किम सी। तो काउंट उन लड़कियों को दिखाता है वो जगह कितनी फाड़ू है जहाँ रहकर उसे उसकी मदद करनी है, और फिर वो उन लड़कियों से सिलेक्ट करना चाहता है एक ऐसी लड़की को जो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी इस प्रोसेसिंग में। फिर वो धीरे धीरे बातों में उन्हें लगाता है, और वो किमसी को सिलेक्ट कर देता है इस जगह के लिए, यानी कि वो एक्चुअल में चाहता था। ये मूवी में हम आगे बताएंगे, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और हमें सस्पेंस समझ ही नहीं आता। चोर की आदत है चोरी करना, और किम सी उसे कॉन मैन को तक नहीं बख्शती। वो उसके पॉकेट से उसकी वॉच टपा लेती है और अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो उसे उस महल की तरफ लेके चले जाता है, जो कि हमें मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया गया है। फिर हमें कहानी दिखाती है कि किम सी पहुंच जाती है हिडेकी मैम के पास, यानी कि जो उस महल की राजकुमारी टाइप थी, जिसके पास वो पूरी धन दौलत थी, जिससे कि सब चोरी करना चाहते थे। वो एक के रेफरेंस काउंट के रेफरेंस से वहाँ आई थी, जिसके लेटर में लिखा गया था कि उसकी पुरानी मालकिन उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और वो बहुत ही अच्छी मेड है, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो एक चोर है और उसने आज तक कभी मेड नहीं करा था। तो वो हिडेकी उसे वो लेटर पढ़ने को देती है, लेकिन उसे पढ़ा लिखा नहीं है और उसे पढ़ना भी नहीं आता। वो यहाँ पे फंस जाती है, लेकिन हिडेकी इस मामले में उससे कुछ नहीं कहती और उसे रख लेती है। हिडेकी और किमसी को अपने माता पिता की फ़ोटो दिखाती है, और उसे अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो 5 साल की थी तो उसके माता पिता उसे छोड़ के चले गए, और ये इस पूरी धन दौलत सिर्फ़ और सिर्फ उसी की है, जिसके बलबूते पे उसके चाचा ने उसे पालना शुरू करा। लेकिन ये धन दौलत चाचा की तभी होगी जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगी, और उसका चाचा बहुत ही ज़्यादा कमीना टाइप है, वो उससे शादी करेगा। उसके बाद वो वहाँ से उसे चले जाती है, और इसके बाद जो किमसी रहती है वो उसके गहने वगैरह टोपियाँ देख रही होती है, जो कि फुजियारा यानी कि कॉन मैन ने उससे वादा किया था कि जब उनकी प्लॉटिंग पूरी सेट हो जाएगी तो उसके बाद वो सारी साड़ियाँ जहरत वगैरह उसे भी देगा, और वो पूरी तरह उस प्लानिंग में डूब चुकी थी। नेक्स्ट डे जब वो वापस आती है
तो वो चौंक जाती है। सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसके साथ हिडुकी ज़मीन पर बैठी हुई थी और बीच रास्ते में सांप पड़ा हुआ था, जिससे कि वो पूरी चौंक जाती है। फिर अचानक से शटर लग जाता है और वो भारी रह जाती है। इससे पता चलता है कि जो हिडुकी का चाचा है वो बहुत ही साइकोपैथ है और वो ही उसे पालता है, लेकिन वो उसे डरा के भी रखता है। वो बड़ी होकर उससे शादी करेगी जब वो 18 साल की हो जाएगी। धीरे धीरे वो उसकी नहाने पे मदद कर रही थी और नहाते नहाते वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। फिर अचानक से एक दिन काउंट वहाँ पर आ जाता है और वो काउंट बनकर वहाँ पर आता है, क्योंकि वो अपने आप को कॉनमैन नहीं दिखा सकता। काउंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपने आप को दिखाता है, उसकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो उसे पेंटिंग सिखाने आता है हिडुकी को। किमसी काउंट को जानती ही है क्योंकि वही कॉनमैन था जिसने उसे प्लॉट करके यहाँ भेजा है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो साथ ही साथ उसे बोलता है कि तुम अपना काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, तुम्हारा काम है हिडुकी के मन पे मेरे लिए भावनाएं जगाना, क्योंकि मैं तो अपना काम करूँगा ही, पर साथ ही साथ तुम्हें भी उसे अट्रैक्टेड वे में बताना है ये कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और धीरे धीरे फिर तुम उसके मन में ये बीज बो कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मुझसे ज़्यादा प्यार करके और मुझसे ज़्यादा शादी करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। तो वो एक गिफ्ट लेकर आता है जिसे किमसी हिडुकी को दे देती है। हिडुकी उसे पहनती है और वो उससे बातें बनाती है और फिर नेक्स्ट डे वो सज धज के काउंट से मिलने जाती है डिनर के लिए। काउंट उसे अपनी लिबड़ी चुपड़ी बातों में लगाना चाहता है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है और साथ ही साथ वो उसे पागल खाने भेज देगा शादी के बाद, जिससे कि पूरी जायदाद उसी की हो जाएगी और उनकी ये प्लानिंग है। फिर पार्टी के बाद वो दोनों एक दूसरे की ड्रेस उतारते हैं और वो एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टेड वे में देखते हैं। हिडुकी और किमसी एक दूसरे को कुछ कुछ पसंद करने लगे हैं। वो एक दूसरे की बॉडी की तरफ घूरते हैं और उसे अट्रैक्टेड वे में देखते हैं और वो फिर एक दूसरे पे खो जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। हिडुकी का चाचा शहर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो घर से बाहर जाता है वहीं दूसरी तरफ से काउंट आ जाता है। फिर वो दोनों घूमने जाते हैं। वो उसके घर में आता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है और उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है। वो उसे पेंटिंग बनाते बनाते रिझाने की भी कोशिश करता है, जिसे किमसी भी नोटिस कर रही थी। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। घूमते हुए वो उसके दिल में उसके लिए बोना चाहती है क्योंकि उसका काम ही यही था, उसे यहाँ प्लॉट इसलिए किया गया था। तो धीरे धीरे बताती है कि काउंट एक अच्छा इंसान है। फिर कुछ दिनों के लिए, जब तक के लिए उनका चाचा बाहर गया होता है, काउंट डेली आता है। काउंट वहाँ पे आके उसके साथ बातें बनाता है, वो घूमता है और किमसी उनका बोझा ढोए हुए उनके साथ चल रही होती है। वो उन्हें देख के थोड़ा अजीब सा फील करती है, लेकिन फिर भी वो पूरा काम करती है और वो उनके साथ घूम रही होती है। फिर एक दिन वो उन्हें जंगल में देख लेती है जहाँ वो दोनों किस कर रहे होते हैं और ये देख के वो थोड़ी सी बौखला सी जाती है और उसे हिडुकी भी देख लेती है, जो कि समझ जाती है कि ये चीज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई है। और फिर रात के टाइम जब रात हो जाती है तब किमसू और हिडुकी दोनों सो रहे होते हैं और फिर हिडुकी की याद में वो उसके रूम पे चले जाती है जहाँ हिडुकी बैठी हुई रहती है। फिर उन दोनों में सोने के लिए तैयारी होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ पलटते हैं और उन पे एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ वो एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो इंटिमिडेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूमते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो एक दूसरे को प्यार करते हैं या नहीं। और किमसू ये चीज़ सोचने लगती है, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो फुजीवारा को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है तो वो अपनी कन्फ्यूज़न में बैठी रहती है और वो परेशान होती है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्या उनके बीच में कुछ है या नहीं है, या ये सब ऐसी ही है। फिर नेक्स्ट डे रात के टाइम हिडुकी और किमसी एक साथ बैठे रहते हैं। तो हिडुकी उससे पूछती है क्या उसे फौजीवाला से शादी करनी चाहिए, तो वो अपना मन बना लेती है और वो कहती है हाँ उसे फुजीवारा से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर वो गुस्से पे आ जाती है हिडुकी, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। वो उसे खींच के थप्पड़ मारती है और उसे बाहर निकाल देती है। उसके बाद जब रात को उसका अंकल अगली मॉर्निंग कहीं जाने के लिए एक हफ्ते के लिए निकल जाता है तो वो प्लान बनाती है हिडुकी कि वो अब शादी कर लेगी और वो फुजीवारा के साथ भागने की प्लानिंग करने की तैयारी पे रहती है। लेकिन उसकी एक शर्त रहती है कि किमसी भी उसके साथ जाएगी और फिर इस तरीके से किमसी वो और
फ्यूजीवारा एक बोट में बैठ के जापान पहुंच जाते हैं और जापान में पहुंच के वो उससे शादी कर लेती है। तो वो दोनों जापान में शादी कर लेते हैं और फिर आती है शादी की रात, जहां वो दोनों आपस में इंटिमिडेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब ओजीवारा यानी कि किमसू जाती है तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड दिखता है, यानी कि वो दोनों इंटिमिडेट हुए थे रात को। और इसके बाद फिर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, लेकिन और फ्यूजीवारा वहाँ से चले जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को अपने नाम करने वाला था, क्योंकि उसने अब हिडुकी से शादी कर ली है। वो उसे मेंटल बनाने की कोशिश में था, जो कि स्टार्टिंग से प्लानिंग थी ही। लेकिन हिडुकी यहाँ पे एक चीज़ करती है, वो किमसू को किस करती है और बोलती है कि तुम ब्राइड के कपड़े पहनो और मैं एक मेड के कपड़े पहनती हूँ। उसके बाद फ्यूजीवारा अपने कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट लेकर उस चीज़ को करने को चेंज होने चाहता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल पहुँचा के उसकी सारी प्रॉपर्टी को निभाना चाहता है। और फिर वो कपड़ों समेत जाते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल में, और वहाँ पहुँच के किमसू ने पहना हुआ रहता है ब्राइड वाला सूट, और हॉस्पिटल वाले उसे ब्राइड समझ के यानी कि उसे हिडुकी समझ के उसे पकड़ लेते हैं। और यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वो फ्यूजीवारा तो बोलेगा नहीं, वो समझता है यही वाइफ है, उनकी शक्लें काफ़ी मैच होती है। और यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ से हिडुकी तो बच जाती है, लेकिन किमसू फंस जाती है और वो मेंटल हॉस्पिटल में बंदी बन जाती है हमेशा के लिए। और फिर हमें दिखाई जाती है पुरानी स्टोरी, जिसमें हिडुकी के बचपन की बातें दिखाई गई थी। हिडुकी उस बचपन में एक कैदी की तरह रहती थी। जब भी वो कोई हरकत करती थी या शैतानी करती थी तो उसका चाचा उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता था। वो सज़ा में उसे इतना ज़्यादा पीटता था और उसकी सब बेइज्जती करते थे। वो मेड से लेके वहाँ पर रहने वाला हर एक कारीगर उसकी हुलसी उड़ाता था। वो अपनी दूसरी वाइफ से एरोटिका बुक पढ़वाता था एडल्ट, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट था और वो अपनी बुकें बेचना चाहता था। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बुक पढ़ने या सुनने आते थे वो उसे इलिस्ट्रेट करते थे। जब वो उस बुक का मजाक उड़ाते थे तो वो उन्हें सजा देता था, वो उन्हें थपेड़े मारता था। और इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी उसकी दूसरी वाइफ, क्योंकि उसकी पहली वाइफ के साथ तो सोता था, लेकिन दूसरी वाइफ उसने सिर्फ इसलिए रखी थी। और जब वहाँ पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आते थे तो उसकी वाइफ को वो एरोटिक तरीके से उन एडल्ट बुकों को पढ़ना पड़ता था उनके सामने, और कई बार तो उसे इलिस्ट्रेशन भी करना पड़ता था उन लोगों के सामने। और फिर एक दिन परेशान होकर उसने फांसी लगा दी, और फांसी लगाने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसे ये काम करना पड़ा, यानी कि हिडुकी को अब वो एरोटिक बुक्स पूरी तरीके से पूरा करते हुए दिखाते हुए उन बुड्ढों के सामने करना पड़ता था, क्योंकि जिससे कि उसकी बुक बिक जाए। और फिर एंट्री होती है वहाँ पे फ्यूजीवारा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। लेकिन फ्यूजीवारा भी आर्टिस्ट इसलिए बना क्योंकि उसे उसकी जायदाद चाहिए थी। और फिर जब क्लाइमेक्स होता है तो उसे पता चलता है कि हिडुकी बहुत परेशान है अपने अंकल की यातनाओं से। तो वो फ्यूजीवारा को जब ये बात का पता चलता है तो वो हिडुकी को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन हिडुकी को भी सब कुछ पता रहता है और इन सब चीज़ों के बाद वो उससे नहीं पटने वाली। तो फिर एक दिन वो दोनों एक कमरे में मिलते हैं और उससे सच सच बता देता है कि एक्चुअल में वो उसकी जायदाद को पाना चाहता है, तो क्यों ना वो दोनों मिलकर एक प्लानिंग करें और वहाँ से भाग जाएं, और भागने की वजह से वो आज़ाद हो जाएंगी और वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन तब उसे याद आता है कि उसकी पहली वाली माँ भी ऐसे ही भागने की कोशिश करी थी, जिस पर उसके अंकल ने उसे मार दिया था और उसे फांसी पर लटका के ये दिखाया था कि उसने सुसाइड कर दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ओजीवारा ने उससे कहा था कि वो उसे ओपियम देगा। और फिर कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें पता चलता है कि ये इन दोनों की प्लानिंग थी कि एक मेड को हायर किया जाए, और फिर एक मेड को हायर करके उसकी आइडेंटिटी को हम चेंज करके उसे हम हिडुकी बना देंगे और उसकी मेड वाली आईडी से वो दोनों रफा दफा हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे कहानी हमें फ्लैशबैक में लाती है कि किस तरह से ओजीवा यानी कि किमसू का पोपनू बना, क्योंकि किमसू के पोपनू बनने से जो उसने पहली गलती करी थी पढ़ ना पाने की, और साथ ही साथ जो
जो मेड की गलतियाँ हुई थी वो इसलिए ईज़िली माफ़ हो गई थी क्योंकि ये उनकी प्लानिंग थी। धीरे धीरे उसे सेड्यूस करना, धीरे धीरे उसे अपने प्यार में फंसाए रखना, जिससे कि उसे ऐसा लगे कि वो उसे पसंद करने लगी है। और फिर लास्ट में उसे अपने कपड़े पहनाना और धीरे धीरे जब वो बोलती थी कि फौजीवारा एक अच्छा इंसान है तो उसकी बात को ना मानना, जिससे कि उसे शक ना हो। ये दोनों एक्चुअल में फौजीवारा और हिडुकी का प्लान था, जिससे कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में फंसा दे और ख़ुद उसकी आईडी लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। वो उसे धीरे धीरे मौका देते थे देखने का अपनी हरकतों का, जिससे कि उसे लगे कि एक्चुअल में हो रहा है। वो उसे जंगल में किस करते हुए जो स्टार्टिंग में पकड़ती है, वो तो एक्चुअल में परेशान होती है, लेकिन ये सब प्री प्लान रहता है और इस प्री प्लानिंग का हर्जाना उसे भरना पड़ा क्योंकि वो असाइलम में फंस गई और वो उसकी आईडी से फ्रीली अब घूम सकती है। साथ ही साथ उसने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके पास एक ओपीएम की बोतल है, उसकी 1-2 बूंद से कोई भी बेहोश हो जाता है और अगर पूरी ही बोतल पिला दी तो मर भी सकता है। उस ओपीएम की बोतल उसने शादी करने के बाद उसे देने के लिए कहा था और एक्चुअल में वो शादी करने के बाद उसे दे भी देता है। फिर धीरे धीरे सारे राज खुल जाते हैं। वो दोनों आपस में अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। उसको को बहुत गुस्सा आता है उस एरोटिक बुकों के चक्कर में और वो सारी बुकें तबाह कर जाते हैं। जाने से पहले जब वो जापानीज़ जाने वाले थे, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे और फिर उसने हटाना था ओजीवारा का। तो ओजीवारा को हटाने के लिए वो उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं और कहानी हमें सब फ्लैशबैक में दिखाती है किस तरीके से वो नाटक करते हैं असाइलम में फंसने का। भोली भाली ओजीवा किमसू ये नाटक करती है और फिर वो एक लग्जीरियस रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं जहां वो लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओजीवा उस असाइलम में बहुत ही सड़ा हुआ खाना खा रहे होते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें आपस के प्यार की वजह से वो ये सब प्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं और वो एक खत लिख के अपने गैंग को बुलाती है वहाँ और फिर वहाँ से वो भाग निकलती है। वहीं दूसरी ओर हिडुकी भी होटल में ओपीएम का यूज़ करके उस फुजीवारा को बेहोश कर देती है और फुजीवारा को वो अपने जाल में फंसाते हुए बेहोश कर देती है। साथ ही साथ वो लेटर लिखती है अपने अंकल को जहाँ फुजीवारा का एड्रेस लिख देती है, यानी कि उसका अंकल आने वाले टाइम पे फुजीवारा को पकड़ लेगा और वो अपनी दूसरी वो मिल जाती है ओजीवा के किमसू के साथ। यानी कि फ्लैशबैक में दोबारा दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में प्यार करने लगे थे और उन्हें पता चल जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो ओजीकावा को प्यार करती है और फिर जब वो उसे प्यार करने लगती है तो वो एक नया प्लान बनाते हैं और नए प्लान में वो फुजीवारा का ठिकाना लगा देते हैं और जब उसके अंकल को उसका एड्रेस मिलता है तो उसे पकड़ के अपने घर ले आता है और वो सिगरेट के साथ वो उसकी ढंग से वाली धुनाई करता है और ढंग से वाली धुनाई में वो उसकी बजा के रखता है। उसके अंकल उसको ढंग से पीट डालता है और फिर वो उसे बोलता है क्या वो सिगरेट पी सकता है, तो उसका अंकल उसे सिगरेट पीने देता है। उसमें एक मर्क्यूरी की सिगरेट रहती है जिसे फूंकते ही उसका अंकल और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं और लास्ट में हमें दिखाया गया है वो दोनों एक शिप में हैं। उन्होंने अपनी आइडिया चेंज कर ली है और उनमें से एक लड़का बना हुआ है और एक लड़की। वो दोनों शिप में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो अब शंघाई जा रहे हैं। उसकी सारी संपत्ति उसी की है, यानी कि फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और एक्चुअल में वो फुजीवारा को फुल थ्रू बना देते हैं। होटल में जाके फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रात भर प्यार करते हैं और इसी के साथ वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और वो शिप में बहुत ज़्यादा प्यार मनाते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन की प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं जिसे कि हम एक्सप्लेनेशन के फॉर्म पे आपके पास लेकर आएंगे।